इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ठीक पीला वाला ना, अच्छा 4 बजे है तो अभी धूप है इसीलिए। तो देखो हम लोग जानते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। लिखो तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला नंबर लिखो। पॉजिटिव चार्ज। तो किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बॉडी से, है ना, तो प्लस चार्ज आ जाता है। तो लिखो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, electrons are removed from a body, then it becomes positively charged. It becomes positively charged. ठीक है, जैसे कि मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, देखो ये बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है, इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, है ना, या तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में है, प्रोटॉन भी है, और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही यहाँ प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है। अब मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इससे, तो प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कम है मतलब नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो क्या हुआ फाइनली, यहां पर प्लस आ गया, है ना। दूसरा है नेगेटिव चार्ज, दूसरा हम लोग का बी नंबर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज क्या है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ बॉडी, किसी बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो क्या होता है उसमें, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। जैसे कि एक फिगर से हम लोग दिखा देते हैं, ये बॉडी है, ये कैसा बॉडी है, ये न्यूट्रल है ना, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसमें कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों नेगेटिव हो गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से
ज्यादा हो गया। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन जब जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें ज्यादा हो गया, अब प्रोटॉन का संख्या कम हो गया, इसमें कैसा चार्ज आ गया, हाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसीलिए, ठीक है ना। लिखो, चार्ज का यूनिट वगैरह हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, तो नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी। क्या हो गया, इसके बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि दो तरह का चार्ज होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग ट्रांसफर करा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं। प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते हैं, उसको निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, न्यूक्लियस फोर्स नहीं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं एक्स्ट्रा तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हो गया ना। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चार्ज और मास का हम लोग तुलना करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का तुलना करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो हम लोग देखते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ये हम लोग का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना। हम लोग शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग मतलब कि बनाएंगे, है ना। तो हर टॉपिक के बारे में बताएंगे, ये टॉपिक पूछा गया है कि नहीं पहले, तो ये टॉपिक जो है कभी भी पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के लिए। इससे पहले था कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको एक बार बहुत पहले एक नंबर में पूछा गया है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन फिर भी उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। और उसके पहले क्या पूछा गया था 2024 में लिखाए थे कल कि किसी इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, या पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना। हाँ, तो उसको पूछा गया था 2024 में, है ना। तो वैसा हम लोग 20 में ना, ठीक, हाँ 20 में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उसमें जो है एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, और इधर क्या लिखेंगे, मास। इसका हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो देखो पहला नंबर हम लोग का है नंबर 1। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन मास दो प्रकार का नहीं होता है, मास एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रकार? केवल पॉजिटिव मास होता है, नेगेटिव मास नहीं होता है, ठीक है। तो पहला नंबर लिखो, इलेक्ट्रिक चार्ज में बी
पॉजिटिव और नेगेटिव. इलेक्ट्रिक चार्ज may be पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना. धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. लेकिन मास क्या माइनस में होगा? नहीं. मास क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है. मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है. दूसरा नंबर देखो, जैसे कि दो चार्ज है, तो दो चार्ज एक दूसरे को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट भी कर सकता है, मतलब आकर्षित कर सकता है, या फिर रिपेल भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है, मतलब फोर्स लगा सकता है. ठीक है, तो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यदि चार्ज रेस्ट में है तब क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका दो नेचर है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है. ठीक है ना. और दो मास के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? 11th में पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो लिखो, द force between two electric charge, ना, force between two electric charges, force between two electric charges at rest is called, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और यदि दो मास है उसके बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं? द फोर्स बिटवीन two masses is called gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, है ना. तीसरा नंबर 3. देखो, दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है. मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका दो नेचर है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल 11th में पढ़ते थे, ये केवल क्या होता है? ये केवल अट्रैक्शन का बल होता है. ये बल कैसा है? अट्रैक्शन का. इसमें रिपल्सन नहीं होता है, और इसमें रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है. तो इसको लिखना है हम लोग को. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive और रिपल्सिव, है ना. आकर्षण का भी हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण का भी हो सकता है. लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive. The gravitational force is attractive in nature, है ना. इसका प्रकृति कैसा है? अट्रैक्शन का है. इसका कैसा प्रकृति है? अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है ना. चौथा नंबर देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है?
कूलम होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है, कूलम होता है। और यहां क्या होता है, किलोग्राम होता है। SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। क्या चीज का SI यूनिट, मास का, किलोग्राम ना, किलोग्राम। ठीक है, लिखते चलो। नोट करो। तो ये सवाल जो है सो 2 नंबर का है, ठीक है ना। और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा नहीं जाता है, केवल पूछा जाता है 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। ये है 2 नंबर का, है ना। तो हो सकता है कभी पूछा जाए 3 नंबर में तो उसके साथ कोई और क्वेश्चन रहेगा, है ना, लेकिन पूछा कभी नहीं गया है, ठीक है ना। यह SI यूनिट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ। जहां जहां VBI होगा वहां पर हम लोग लिखेंगे कि ये क्वेश्चन VBI है, ठीक है ना। VBI का मतलब क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया क्या, नहीं हुआ है। देखो अगला क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे कि किसी बॉडी में चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज है तो ये निश्चित है कि उसके पास मास होगा। यदि किसी वस्तु में मास होगा ना तभी चार्ज होगा, लेकिन किसी वस्तु में मास होने के लिए चार्ज की जरूरत नहीं। समझ लो क्या बोल रहे हैं सर। जैसे कोई वस्तु में मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है, चार्ज होना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कहीं चार्ज है तो जरूर वहां मास होगा, क्योंकि चार्ज हम करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहां से, कोई वस्तु होगा, मास होगा तभी तो। इसका मतलब चार्ज होने के लिए मास जरूरी है, लेकिन मास होने के लिए चार्ज जरूरी नहीं। ठीक है ना। जैसे हम लोग 11th क्लास में मास के बारे में पढ़ते थे तो कहीं चार्ज के बारे में पढ़े क्या, मास था ऐसे ही, बिना चार्ज का काम चल गया। लेकिन यहां पर जब चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में कभी कभी मास भी आ जाएगा, है ना। मतलब मास होगा तभी चार्ज होगा, कोई बॉडी होगा उसमें चार्ज होगा तो बॉडी में मास होगा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, 5वां नंबर। मिटा देना। तो हम लोग लिखेंगे 5वां नंबर, चार्ज कैन एग्जिस्ट विथ, कैन नॉट लिख दो, कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। विदाउट मास, बिना मास का चार्ज होता ही नहीं, है ना। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, लेकिन मास हो सकता है बिना चार्ज का, मास कैन एग्जिस्ट
विदाउट चार्ज, है ना। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, कल बताए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या हुआ? जिसके पास केवल क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और मास के पास, मास कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर है तो वो कैसा है? वो भी स्केलर है। वो भी कैसा है? हाँ, ऐसा नहीं सोचना वो वेक्टर है, सब है ना। हम लोग डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुलना में दोनों बराबर है, ये भी स्केलर है वो भी स्केलर है। तो यहां लिखो मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। मतलब कि यदि दो मास को जोड़ना रहे तो बहुत इजी से हम लोग जोड़ सकते हैं, सिंपल मेथड से। और दो चार्ज को भी जोड़ना रहेगा तो सिंपल मेथड से जोड़ सकते हैं। दो चार्ज को जोड़ना रहेगा तो जोड़ देंगे, और दो मास को भी जोड़ना रहेगा तो जोड़ देंगे। लेकिन यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको सिंपल मेथड से नहीं जोड़ा जाता है। समझ लो क्या बोल रहे हैं सर? समझो, देखो जैसे मान लो मेरे पास 5 kg मास है, इसमें हमको 5 kg मास को जोड़ना है, तो कितना आएगा? 10 kg आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब 10 kg ही आएगा। 5 kg में 5 kg जोड़ेंगे तो 10 kg आएगा। इसमें किसी तरह का कोई शंका, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये क्योंकि स्केलर है, कैसा क्वांटिटी है ये? स्केलर। उसी तरह से मान लो 5 कूलम चार्ज है, अब 5 कूलम चार्ज है, उसको जोड़ना है तो ये पक्का है कि 10 कूलम होगा, कंफर्म, ठीक है ना। 10 को छोड़ करके कुछ और। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कि एक वेक्टर है फोर्स। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है ना। तो यदि दो फोर्स को जोड़ना रहे, हमको दो फोर्स को जोड़ना है, तो क्या सिंपल मेथड से जोड़ेंगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन का एक बल लग रहा है। यहां तो केजी बोल रहे थे, अब हम न्यूटन बोल रहे हैं, फोर्स का बात कर रहे हैं। तो इस पर 5 न्यूटन का एक बल काम कर रहा है, 5 न्यूटन का एक बल काम कर रहा है। अब उसी समय एक और बल लग रहा है, वो भी 5 न्यूटन का है। इस वस्तु पर एक ही समय दो बल लग रहा है, एक 5 न्यूटन का है और दूसरा भी क्या है? 5 न्यूटन का है। दोनों बल एक ही साथ लग रहा है, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन मिल करके कोई जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन मिल करके 0 भी हो सकता है। 5 और 5 मिल करके 5 भी हो सकता है। 5 और 5 मिलके 10 भी हो सकता है। 5 और 5 मिलके 5√2 भी हो सकता है। 5 और 5 मिलके 3 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 3। 5 और 5 मिलके 2 भी हो सकता है। वेक्टर का बात कर रहे हैं, है ना। अब बोलेंगे 0 कब होगा? तो देखो, जैसे कि मान लो इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल। तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं आएगा 0? बोलेंगे हाँ, एक उधर खींच रहे इधर खींच रहे तो 0 हो गया। सही बात है, 0 उसी से हुआ है। लेकिन हम लोग ट्राइंगल्स लॉ से मतलब ऐड करते हैं। यदि हमको ऐड करना रहे तो एक स्पेशल रूल होता है ट्राइंगल्स लॉ, जिसमें कि ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट बराबर 11 क्लास में, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। इस नियम से हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर को जोड़ते हैं। यदि कोई वेक्टर, दो वेक्टर है, तो इस नियम से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखो यहां पर इस नियम से जोड़ेंगे ना, जैसे यहां पर a बराबर रखेंगे 5, b बराबर रखेंगे 5, थीटा बराबर कितना रखेंगे? 180 डिग्री। कितना रखेंगे? 180 डिग्री। देखो ऑपोजिट में है ना ये, एक उधर एक इधर। तो देखो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? हम करके दिखाए हुए हैं 11th में।
5 और 5 वहां रख के देखो, cos 180 का मान, cos 180 का मान कितना होता है, मान जानेगा तब ना। cos 180 डिग्री का वैल्यू 11th में बोलते थे कि ये सब चीज याद रखना चाहिए, है ना, बोलो। 0 cos 180 का नहीं, 0 नहीं होता है, -1 होता है। कितना होता है, और sin 180 रहेगा तब 0 होगा, ठीक है। sin 180 का कितना, 0, और cos 180 का -1। अब देखो 5 और 5, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th में आता है, देखना हम ऑब्जेक्टिव में कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 5 न्यूटन बल और 5 न्यूटन बल दोनों यदि मिल जाए, मतलब जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट, तो 5 न्यूटन ही आता है। 5 न्यूटन और 5 न्यूटन मिलके कितना आता है, 5 न्यूटन। तो बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोलो। 120 डिग्री। देखो उसको याद है कितना डिग्री होगा, 120। तुम यहाँ क्या करो, 5 रखो, यहाँ ए बराबर रखो 5, बी बराबर भी रखो 5, थीटा बराबर रखो 120। तो cos 120 का मान कितना, तुम्हें बताओ, cos 120 का -1/2 है ना। तो इसको तुम सॉल्व करो, देखना कि 5 आंसर आ जाएगा। मतलब 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। मतलब 5 और 5 को जोड़ रहे हैं तो हमको 5 मिल रहा है। रिजल्टेंट का मतलब जोड़ रहे हैं उसको, जो फल आ रहा है ना। तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन मिल करके 0 भी हो सकता है, 10 न्यूटन भी हो सकता है, 5√2 भी हो सकता है। थीटा 90 ले लो, देखना 5√2 हो जाएगा। नहीं, लेकिन मास में ऐसा है क्या, 5 kg और 5 kg क्या कभी 0 kg हो जाएगा, नहीं, 5 kg और 5 kg 10 kg होगा। सिंपल मेथड है ना। 5 कूलम और 5 कूलम जोड़ेंगे तो ऑलवेज 10 कूलम होगा, नहीं, लेकिन फोर्स रहेगा या वेलोसिटी रहेगा, मोमेंटम रहेगा, उसको जोड़ना रहेगा तो डायरेक्शन देख के जोड़ते हैं। मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है, किसके पास, चार्ज के पास, मास के पास। तो ये इजी है हम लोग के लिए, ठीक है ना। डायरेक्शन जिसके पास होगा ना, वो थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा ना, उसको इस मेथड से जोड़ना होगा। टफ इसलिए होगा क्योंकि तुम लोग को कुछ याद नहीं रहता है तो टफ हो जाता है, और याद रखेंगे तो टफ हो ही नहीं सकता है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, एक और लिख रहे हैं कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, वेलोसिटी पर, है ना। इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, इसमें कुछ चार्ज है, ठीक है ना, इसमें चार्ज है, और ये बॉडी रेस्ट में है, इस पर चार्ज है 1 कूलम। कितना चार्ज है, 1 कूलम, रेस्ट में है। यदि ये मोशन में आ गया, मान लो ये बॉडी क्या हो गया, मोशन में आ गया, v वेलोसिटी से चलने लगा, तब भी इसमें चार्ज कितना रहेगा, 1 कूलम। इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है ना। अभी तक ऐसा देखा गया कि चार्ज को वेलोसिटी से कोई लेना देना, लेकिन मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ऐसा कहना है आइंस्टीन का, ठीक है ना। एक बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उनका क्या कहना है कि मास डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फर्क पड़ता है, कम वेलोसिटी है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका मास है 100 ग्राम, अभी रेस्ट में है ये, इसको मोशन में ले आएंगे तो इसका मास बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन यदि बहुत ज्यादा स्पीड ये इसको दे देते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, लाइट से थोड़ा कम, लाइट के इतना तो दे ही नहीं सकते हैं, लाइट का वेलोसिटी तो लाइट का वेलोसिटी है ना, उससे कम ही रहेगा। तो यदि उतना वेलोसिटी देते हैं तब फिर इसका मास जो है ना बहुत ज्यादा क्या होगा, चेंज करेगा। और यदि ये 100 मीटर पर सेकंड से चलता है, 200 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो इसके मास में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा तो क्या होगा, बदलाव आएगा, चेंज आएगा इसके मास में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि मास जो है ना वो डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी की मास की बात कर रहे हैं,
एज, ठीक है ना। इस प्रकार से डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला होता है, आगे चल के पढ़ना रहता है। देखो इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ना रहेगा। यहां पर एम नॉट क्या है, तो एम नॉट मेरा मास है, लेकिन कब, जब बॉडी रेस्ट में है, ये रेस्ट वाला मास है। और ये कब का मास है, जब बॉडी मोशन में। भी जो है बॉडी का वेलोसिटी है, सी किसका वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी है, लाइट का। तो ऐसा फॉर्मूला जो है आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया, आगे चल के हम लोग को पढ़ना रहेगा, लिख लो। तो मास जो है सो डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर, लेकिन चार्ज जो है सो डिपेंड नहीं करता है किस पर, वेलोसिटी पर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग का टॉपिक है देखो हम लोग का टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तीन तरह का हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। जैसे कोई चार्ज फैला हुआ है किसी लाइन पर, जैसे ये पेन है, लाइन है, इस पर चार्ज फैला हुआ है, तो मान लो इस पर क्यू चार्ज फैला हुआ है। कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे इसके लंबाई से। किससे डिवाइड कर देंगे, इसके लंबाई से, क्यू बाय एल, क्यू बाय एल। तो बोलेंगे उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लिखो, द चार्ज पर यूनिट लेंथ, the charge per unit length is called linear charge density। बहुत इजी है, linear charge density। इसको लेमडा से दिखाते हैं, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल हो जाएगा। लेमडा बराबर क्यू बाय एल, ठीक है ना। लेमडा बराबर क्यू बाय एल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा बराबर डी क्यू बाय डी एल। देखो डी लगाने का मतलब क्या है, डी क्यू, डी लग गया ना, तो डी लगने से क्या हो जाता है फिजिक्स में, वेरी स्मॉल हो जाता है, वेरी स्मॉल। तो चार्ज क्या है, वेरी स्मॉल है, और लेंथ भी क्या है, वेरी स्मॉल है, डी क्यू बाई डी एल। यहां पर लिख दिया क्यू बाय एल, ठीक है ना। इसका यूनिट बताओ क्या होगा, इसका यूनिट कूलम पर मीटर। देखो इसका हो जाएगा कूलम, इसका मीटर, इसका कूलम, इसका मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा ना, कूलम पर मीटर। इसी तरह से दूसरा नंबर है हम लोग के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको दिखाते हैं हम लोग सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाते कैसे हैं, सिग्मा से। तो इसमें भी कोई, यहां पर हम वीवीआई नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसको मतलब कभी पूछा गया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग को मतलब पढ़ना है, सिलेबस में है। तो ये बहुत इजी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो मान लो चार्ज फैला हुआ है कहां पर, सरफेस में, लाइन में नहीं, सरफेस में। जैसे कि ये बोर्ड है ना, तो इस बोर्ड पर पूरा जो है, पूरे सतह पर चार्ज पूरा फैला हुआ है, पूरे बोर्ड में चार्ज फैला हुआ है ना।
हर जगह क्या है, चार्ज है। तो मान लो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। और इसका एरिया है ए। एरिया कितना है, ए। तो क्यू बटा ए को बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर जैसे लेंथ था तो चार्ज को डिवाइड कर दिए लेंथ से, और यहां पर चार्ज को लेंथ से नहीं डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, उसके सरफेस एरिया से। किससे डिवाइड करेंगे, सरफेस एरिया से। तो क्या लिखेंगे, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, या केवल एरिया भी बोलेंगे चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको लोग दिखाते कैसे हैं, सिग्मा से। कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाय ए। नहीं, चार्ज बराबर सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, या फिर सिग्मा बराबर ये भी लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी ए, जैसे यहां लिखे थे डी क्यू बाय डी एल। लेकिन इसके नीचे इसको लिखना, साइड में नहीं, ठीक है, इसके नीचे इसको लिखना। अब बता इसका यूनिट क्या होगा, इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर, बहुत इजी है, लिख लो। तो ठीक है, यहीं तक है ना। अब अगले क्लास में आओ कल, हम लोग एक और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो कल पढ़ेंगे सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, परीक्षा में पूछा जाता है उसको, ठीक है ना। कल आना।